नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेएमएम 43, आरजेडी 5, माले 4 का होगा फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फॉर्मूले के तहत जेएमएम अपनी 3 सिटिंग सीटों को माले को दे सकता है। पिछली बार जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार 2 कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पिछली बार आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार गठबंधन में माले है नई सहयोगी पार्टी। तो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। तो जहां एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अमर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमर का रुख करेंगे। अमर, जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला या एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों में तय हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महागठबंधन, जो कि इंडिया गठबंधन के नाम से अब जाना जा रहा है, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। आपने सही कहा, जो आपने फार्मूला बताया और इंडिया गठबंधन उसी फार्मूले पे आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस, माले और आरजेडी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे पास जो खबरें आ रही है कि ये सबकी सहमति के अनुसार ही किया गया है। कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम जो है 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी राजद 5 पे और माले 4 पर। माले अगर पिछले 2019 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि वो इंडिया गठबंधन में नहीं थी, क्योंकि उस समय इंडिया गठबंधन थी नहीं, ये यूपीए था। और अगर बात करें जेएमएम का, जितने सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ी थी, आज भी उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर आज भी चुनाव लड़ेगी, जो विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो अब 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब जो है आरजेडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माले को 4 सीट दिए गए हैं। अगर 2019 की अगर बात करें, जो गन्ना है, उस गन्ना की अगर बात आप करें तो जो 4 सीट ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, उस 4 सीटों में तीसरे और चौथे पोजीशन पर कांग्रेस रही थी। अब कांग्रेस आलाकमान का ये मानना है कि जिस सीटों पर हम तीसरे और चौथे पोजीशन पे थे, तो उसमें अपने सहयोगी को देने में इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो साथ लेकर चलनी पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, माले 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2000 में, उसमें अगर कई ऐसे सीट हैं जिसमें सेकंड पोजीशन पर रही थी और वोट काटने के वजह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हार गए थे। तो अब ये कांग्रेस, जेएमएम और माले और आरजेडी ये नहीं चाहता है कि वोट कट जाए और वोट का बिखराव हो, और जिस वजह से आने वाले समय में सरकार के दहलीज तक आकर के पिछड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो यही एक तरकीब है। ये कहा जा रहा है कि ये अंतिम फैसला हो चुका है। कल जो है स्क्रीनिंग कह सकते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी कांग्रेस की दिल्ली में, और इस मीटिंग में ये बताया जाएगा कि हम किन सीटों पर मजबूत हैं, और उस मजबूती के आधार पर जो है उम्मीदवार को तय किया जाएगा। परसों जो है ये मीटिंग रांची में होगी, और रांची में सब आपस में ये तय करेंगे कि आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी, कौन से उम्मीदवार 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये फैसले के बाद जो है आलाकमान जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करेगी, और जारी करने के बाद सभी लोग अपने अपने चुनाव मैदान में जाएंगे और चुनाव जीत के दम भरेंगे।
तो बिल्कुल महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में भी अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, खाका तैयार हो गया है। बहुत जल्द जब रांची में बैठक होगी तो सब कुछ तय हो जाएगी, किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतरेंगे। कांग्रेस अलग अनाउंसमेंट करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अलग अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन नए सहयोगी दल के गठबंधन में शामिल होने के कारण एडजस्टमेंट पार्टियों की ओर से की गई है। अब देखना है आने वाले समय में इन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार उतरते हैं। अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता अमर ने बताया कि लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बैठकों का दौर जारी था। सूत्रों के हवाले से हमने आपको बड़ी खबर बताई, फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 43, 29 कांग्रेस, और लगातार ये बातें हो रही हैं कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, अब सब कुछ सुलझता नजर आ रहा है। अब गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है, बहुत जल्द अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो इधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से रेस है और बीजेपी कभी भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। रांची से नवीन जायसवाल को मिल सकता है टिकट। बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। गिरिडीह से निर्भय शाहबादी को मिल सकता है टिकट। भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को मिल सकता है टिकट। रांची से नवीन जायसवाल को मिल सकता है टिकट। हटिया से अजयनाथ शाहदेव को मिल सकता है टिकट। कांके से कमलेश राम को मिल सकता है टिकट। दुमका से सुनील सोरेन को मिल सकता है टिकट। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को मिल सकता है टिकट। बेरमो से रविंद्र पांडे को मिल सकता है टिकट। पोटका से मीरा मुंडा को मिल सकता है टिकट। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को मिल सकता है टिकट। झरिया से रागिनी सिंह को मिल सकता है टिकट। बोकारो से बिरंची नारायण को मिल सकता है टिकट। बरकट्ठा से अमित यादव को मिल सकता है टिकट। आपको बता दें कि अमित यादव कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। जमुआ से डॉक्टर मंजू को मिल सकता है टिकट। बरही से मनोज यादव को मिल सकता है टिकट। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को मिल सकता है टिकट। बगोदर से नागेंद्र महतो को मिल सकता है टिकट। गांडे से मुनिया देवी को मिल सकता है टिकट। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता को मिल सकता है टिकट। चंदन कियारी से अमर बाउरी को मिल सकता है टिकट। गुमला से सुदर्शन भगत को मिल सकता है टिकट। सिसई से अरुण उरांव को मिल सकता है टिकट। खिजरी से रामकुमार पाहन को मिल सकता है टिकट। सरायकेला से चंपाई सोरेन को मिल सकता है टिकट। राजधनवार से बाबूलाल मरांडी को मिल सकता है टिकट, जो कि धनवार विधानसभा सीट है। राजमहल से अनंत ओझा को मिल सकता है टिकट। धनबाद से राज सिन्हा को मिल सकता है टिकट। गोड्डा से अमित मंडल को मिल सकता है टिकट। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को मिल सकता है टिकट। महागामा से अशोक भगत को मिल सकता है टिकट। नाला से माधव महतो को मिल सकता है टिकट। पलामू से आलोक चौरसिया या मनोज सिंह को मिल सकता है टिकट। गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी को मिल सकता है टिकट। हुसैनाबाद से कमलेश सिंह को मिल सकता है टिकट। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा को मिल सकता है टिकट। सारठ से रणधीर सिंह को मिल सकता है टिकट। बाकी से शशि भूषण मेहता या कुशवाहा विनोद सिन्हा को मिल सकता है टिकट। सब लोगों ने रख दिया है, अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी सब कुछ। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को
समझा भी है, हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया। बहुत जल्द आपके सामने प्रत्याशी होंगे और जो भी होंगे कार्यकर्ता होंगे और चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। इतना ही कह सकते, केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कितने सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, वो जल्द आपके सामने होगा। आप इंतजार करिए ना, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में होगी, एनडीए पूरे मजबूती के साथ मैदान में होगा और इसे ठगबंधन को विदाई देने के लिए हमारे प्रत्याशी सफल होंगे। बस चुनाव से रिलेटेड का ही बात हुआ और पूरा झारखंड प्रदेश का चर्चा हुई और अच्छा प्रदर्शन इस बार भारतीय जनता पार्टी की होगी और बनेगी भी सरकार। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही अलग अलग गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने में लगे हैं और दूसरी तरफ अगर बात कर ले, अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम को तय करने में जुटी हुई है। कल अगर हम बात कर ले तो बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। आज भी अगर हम बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में है। सीट शेयरिंग का खाका तैयार हो रहा है, उम्मीदवारों के नाम भी तय किए जा रहे हैं। हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ, अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ आजसू से परवाज खान जी जुड़े हुए हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बटर सिंह देओल जी जुड़े हुए हैं। बटर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। हमने कार्यक्रम के शुरुआत में एक खबर दिखाई कि लगभग अब महागठबंधन में खाका तैयार हो गया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से तय हो चुका है। आप दावा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि कम से कम हम 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि 29 सीटों पर एडजस्टमेंट किया गया है। कारण क्या है? महागठबंधन की मजबूती या फिर नए सहयोगी दल के आने से आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया है? देखिए, चुनाव में जब पार्टियां जाती है तो सेक्रीफाइस होता रहता है, वो सारे दल करते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर अपने गठबंधन को मजबूती और विश्वास में रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अभी सूत्रों से खबर है जी। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि अगर गठबंधन को मजबूत करना है, बड़े भाई की भूमिका में रहना है, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा त्याग करना होगा। और मुझे ही नहीं, हम लोग के गठबंधन के सारे साथी त्याग करने को तैयार हैं, क्योंकि इस बार भी ये तय है कि गठबंधन का ही सरकार बनेगा। तो जब सरकार बनाना है तो सबको थोड़ा सा नर्म और झुककर चलना होगा। जी, तो आप कह रहे हैं नर्म होकर झुककर चलना होगा, गठबंधन को मजबूत बनाना है, चूंकि सत्ता में वापस एक बार फिर लौटना है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई प्रदीप जी, उम्मीदवारों के नाम को लेकर काफी मंथन किया गया। हम देख रहे हैं जो एक संभावित सूची सामने आई है उसके अनुसार कई सीटों पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खास करके रांची जैसे सीट, कांके जैसे, हटिया जैसे सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण क्या रहा है इस बार? देखिए, संभावित सीटों की सूची जो आप दिखा रहे हैं उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जब तक पार्टी की ओर से अधिकृत जानकारी नहीं दे दी जाती है कि किन सीटों पर कौन लड़ेगा, उस पर चर्चा करना बेमानी होगा जी। जहाँ तक प्रश्न है कि हमारे गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो गठबंधन के सहयोगी भी वहाँ, उनके नेता भी थे दिल्ली में, सबसे बातचीत हो चुकी है। बस सब चूँकि हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता थे, बाबूलाल मरांडी हों चाहे अमर बावरी हों, सभी वापस आ गए हैं। तो बस आज या कल में घोषणा हो जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा झारखंड की पार्टी इकाई को सूचित कर दिया जाएगा कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कितनी सीटों पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे, ताकि जब हम चुनाव में जाएं तो एकीकृत प्रयास दिखे, हमें एक स्वर में बोले और हमारा जो यूनिफाइड एफर्ट है वो हमारे लिए एक सुखद परिणाम लेके आए। चुनाव के उपरांत हम लोग विजयी हों, इस दिशा में हम लोगों के कदम बढ़ेंगे। बिल्कुल, हर पार्टी ये चाह रही है और हर गठबंधन ये चाह रहा है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ये चाह रहा है कि 2019 का जो रिजल्ट था वो रिपीट हो, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन ये चाह रहा है कि इस गठबंधन की जीत हो, एनडीए की मजबूती सबके सामने दिखकर सामने आए और सत्ता की कुर्सी तक इस बार पहुंच सके। हम बटर सिंह देओल जी का रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बटर सिंह जी जुड़े हुए हैं। बटर जी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम में, सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सबको उम्मीद थी कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली सूची जारी हो सकती है। हालांकि संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं, कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। क्या आप उस फॉर्मूले पर चल रहे हैं, जो बिगड़ा नहीं उसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं बनता है?
देखिए आयुष, सबसे पहले तो सूची और नामों की लिस्ट जारी करने से पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीट शेयरिंग। जी। आपने कहा कि आप जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि दिल्ली में बैठक होने वाली है, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री भी उसको अटेंड करें और सारे पार्टी जो कोलिशन की पार्टी से मिलके पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाए। फिर कौन सी सीट, उसके बाद सीट शेयरिंग हो जाएगी, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। और क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं है ना, मुझे लगता है कि पहले फेज वाला तो मुझे 25 तारीख की 22 तारीख कितना तारीख मुझे याद नहीं है, तो अब तो टाइम कुछ बचा ही नहीं है, तो बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। तो जैसे प्रदीप भैया ने ठीक कहा कि जब तक इसका कोई क्लियरिफाई और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, कैश बहुत लगते हैं बाजार में, कैश बहुत लगाए जा रहे हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए, कौन कहाँ है क्या नहीं है। और जब तक ऑफिशियली पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर नहीं करते, बहुत सारे बाजार में आप नाम सुनेंगे कि कोई किस पार्टी से आ रहा है उसको टिकट दिया जा रहा है, कोई किस पार्टी में जा रहा है उसको टिकट दिया जा रहा है। तो ये ऐसे हर इलेक्शन से पहले होता है, थोड़ा माहौल बनाने की भी कोशिश की जाती है। हमारा यही कहना है, देखिए मेरा जो इस इलेक्शन पे टेक है कि मैं इसको एक एनालॉजी देता हूँ महाभारत की, कि जैसे महाभारत में जैसे सच और न्याय की लड़ाई थी ताकत और फरेबियों के साथ, तो हमारे साथ जनता के प्यार और समर्थन के रूप में कृष्ण भगवान जी है। जनता जो है हमारे, उनका जो प्यार है वो हमारे लिए कृष्ण भगवान जी है। और कौरवों के तरफ देख रहे हैं आप, 6 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट्स के और बड़े बड़े बाहुबली नेता लगे हुए हैं। बट उनका क्या है, वो तो झारखंड के अधिकारों को आज तक कुचलते रहे हैं और ताकत है, बट जनता का उनके पास समर्थन नहीं है। तो इस बार मुझे लगता है कि फिर जो महाभारत में हुआ था फिर झारखंड में होगा और पांडवों की जीत होगी, हमारे गठबंधन की जीत होगी और जनता, कृष्ण रूपी जो जनता है उसका प्यार हमें और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों को कि जनता इस बार फिर साथ देगी और आप लोग उम्मीद जता रहे हैं कि एक बार फिर सत्ता में आप लोगों की वापसी होगी। आजसू का रुख करते परवाज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस आंकड़े की चर्चा हो रही थी परवाज जी 9 से 10, अब चर्चा हो रही है 10 से 11। पूरी तरह से मामला सुलझ गया है। लगभग किन सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी वो भी अब निकल कर सामने आ गया है। धन्यवाद आयुष। देखिए टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और सीट का बंटवारा और कौन कहाँ से लड़ेंगे ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और शीर्ष नेतृत्व जाहिर सी बात है जब ये घोषणा करेंगे तो मीडिया के समक्ष करेंगे और वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए आजसू पार्टी एक चीज पे तो एकदम एक लाइन पे विश्वास करता है, हमें सामाजिक न्याय और राजनीति भागीदारी दोनों पे विश्वास है, जिसके लिए कि आप ये हम जब बैठे हैं टीवी चैनल पे तो ये सार्थक एक परिचर्चा होनी चाहिए। 5 साल ये सरकार रही, कल आदर्श आचार संहिता लग गया चुनाव आयोग, अब राज्य सरकार में अब जो हो गए हैं, अब ये जो चल रहा है समझिए एक तरह से कार्यवाहक के तौर पे चल रहा है। अब लोगों के सामने ये चीज को एकदम सामने लेके आना चाहिए राज्य सरकार को कि हमने क्या किया और हमारा भूमिका होना चाहिए, ये जो नहीं किए उस पर हम सवाल करेंगे। हम तो यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के साथी हों चाहे जेएमएम के साथी हो, उनसे तो हम तो सिर्फ सवाल ही पूछेंगे कि काहे ऐसा हुआ कि 5 साल में कुछ चीजें जो हो गई एकदम शिथिल हो गई, ये कुछ कर नहीं पाए और ये किस मुंह लेके जनता के द्वार पे फिर जाएंगे, फिर क्या भ्रम फैलाएंगे। मैं वही पूछना चाहता हूं कि 15 सूत्री का जो मीटिंग हुआ था झारखंड में 5 साल में एक बार भी नहीं हुआ था। केंद्र में अल्पसंख्यक के मामले पे अगर कोई योजना आती, अगर इसकी मीटिंग होती तो केंद्र से वो योजना का लाभ मिलता अल्पसंख्यकों को, क्यों नहीं मिल पाया? ये तो अल्पसंख्यक के लेके बात करते थे। मैं तो वो भी बात करूंगा कि 22 जून 2022 को जो गोली कांड में जो अकलियत समाज के बच्चे मारे गए थे उनको न्याय मिला क्या? मैं वो भी पूछूंगा इनसे कि हज कमेटी हो चाहे वक्फ बोर्ड को ये मान्यता क्यों नहीं दे पाए। और मैं ये भी पूछूंगा कि इस तरह का जो ये भ्रम का जाल फैलाए हो तो इस सब चीज को स्पष्ट करने वाला है। अब तो हम चुनाव पे चले गए या भाषण पे कुछ बोलेंगे, पिछला इनका जो घोषणा पत्र का था कितना ये इंप्लीमेंट कर पाए ये सब चीज को बताना चाहिए। सीट का जो फार्मूला है हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन हम आपके टीवी के माध्यम से इनसे तो यही पूछेंगे ना कि आप जो चीज कर चुके हैं, किस समाज के लिए कर चुके हैं, क्या दम भर के क्या सामाजिक न्याय आप दे पाए हैं, ये सब चीज के लिए कि आप जरा स्थिति को स्पष्ट कर देते तो बहुत अच्छा बात होता।
बिल्कुल, हम कमल ठाकुर जी का रुख कर लेते हैं। देखिए, गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एक सवाल अब से आने वाले 28 दिनों तक लगातार पूछे जाएंगे कमल जी, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड कब जारी कर रही है? क्योंकि आप या टीवी चैनल के डिबेट में हो या फिर फील्ड में हमारे सहयोगी आपसे बात करेंगे तो ये बात जरूर पूछेंगे, क्या कुछ काम हुए, ये जनता के सामने कब आएगा? हम भी वही सवाल कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड कब जनता के सामने आएगा? धन्यवाद आयुष। देखिए आयुष जी, इंडिया गठबंधन जो 5 साल से महागठबंधन की सरकार है, वो जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड दे चुकी है। जनता उस रिपोर्ट कार्ड पर हम पर विश्वास कर रही है। मुझे टीवी चैनल पर बैठ के रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है। जनता ने स्वीकार किया हमको। जनता ने 2019 के चुनाव में मुझे स्वीकार किया है। मैं 2019 से लेके 2024 तक जितने काम जनता के लिए होना चाहिए, मैं ये फिर कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि जनता का जो 100% विश्वास है, मैं 100% काम उसका पूरा कर दिया। लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से 90 से 95% जनता के जो काम है उस पर सही आई है। विपक्ष को जो भ्रम फैलाना है फैला सकता है। मैं तो हमेशा इनसे पूछता हूं। आप कह रहे हैं 90 से 95% काम हुए हैं जी, वो टैली कैसे होगा? इसका भी जवाब दीजिए। टैली जनता कर देगी 23 तारीख को। जनता 23 तारीख को आपके भाग्य का फैसला कर देगी। मैं तो टैली क्या चीज होता है? टैली तो जनता करती है ना, कि आपने काम क्या किया क्या नहीं किया, वो जनता करती है। यहाँ टीवी पर बैठ के बता देना कि क्या हुआ। अरे आप 2014 से 2019 का खाका बता दीजिए, आपने क्या किया। चलिए, सामने वाला पर वार करना, नहीं मैंने किया, मैं तो कहता हूं कि हमने किया। मैं नौकरी के मुद्दे पर मैंने शिक्षकों की नियुक्ति की, पंचायत सेवकों की नियुक्ति की, जेपीएससी का एग्जाम लिया, मानदेय सबका बढ़ाया। उसके बाद आज मैया योजना चल रहा है, वृद्धा पेंशन का एज को घटा दिया, ग्राम गाड़ी योजना चल रहा है, आपका सावित्रीबाई फुले योजना चल रहा है। बता दिया ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितनी गाड़ियां चल रही हैं? आप एक बात समझिए जी, मैं तो अपना योजना को लाता हूं, मैं कन्विंस लोगों को करता हूं, उसमें जितने लोग को शामिल होना होता है। अरे हम तो 2 करोड़ नौकरी अभी खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा हमको। मैं तो 15 लाख खोज रहा हूं, मिल ही नहीं रहा हमको। मैं तो रुपया और डॉलर को बराबर कर रहा हूं। जिस देश का रुपया गिरता है वहां के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। मैं तो प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ाने पर पड़ा हुआ हूं। मैं बेरोजगारी खत्म करने पर बैठा हुआ हूं। मैं जो महंगाई है उस पर बात करता हूं। आप उठा के देख लीजिए केंद्र की योजना और राज्य, क्योंकि इन्होंने 2014 से 2019 तक कोई काम नहीं किया, इसलिए यहाँ का बात तो ये बता नहीं सकते हैं। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की बात करता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में जो तरक्की नहीं हुआ झारखंड में, उतना जनता को मिला है। चलिए, आप कह रहे हैं जनता को मिला है। और अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी हो, विपक्ष हो, और विपक्ष में बैठी जितनी पार्टियां जब जब सवाल उठाती है सत्ता पक्ष से, प्रदीप जी, कि आखिरकार 5 लाख रोजगार मिला क्या, 2000 चूल्हा भत्ता मिला क्या, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या, सवाल पूछा जाता है। काउंटर सवाल जो होता है ये होता है 2 करोड़ रोजगार मिले क्या, 15 लाख रुपए मिला क्या? इस सवाल का भी आप जवाब दे दें। जी, ये 2 करोड़ नौकरियों और 15 लाख वाला जो प्रश्न करते हैं, ये 2019 के भी चुनाव में गए इन्हीं मुद्दों को लेकर। महंगाई का भी मुद्दा था इनके लिए, साथ साथ 2024 के भी चुनाव में गए। जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया, इनको खारिज किया। इनको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये विषय उठा रहे हैं, जनता इस पर भरोसा भी नहीं करती। और जहां तक प्रश्न आपने पूछा था टैली कैसे करेंगे जी, तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सारी चीजें बता दें, कि जनता को हम बताएं कि ये चीजें हमने की और ये चीजें हम नहीं कर पाए। मैं बताता हूँ क्या नहीं कर पाए। झारखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न बताते थे 1932 के खतियान को जी, कि हम तो हर हाल में लागू करेंगे, हमारे लिए जिंदगी मरण का प्रश्न है। मुख्यमंत्री ने कहा था सदन में, आज चर्चा तक नहीं करते उस पर। 5 लाख नौकरियों की बात कही थी, उस बेरोजगारी भत्ता था 7,500, 5,000 नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसके अलावा था कि भूमिहीनों को भूमि आयोग बना के उनके बीच जमीन का वितरण करेंगे। महिलाओं को 50,000 तक का ऋण बिना किसी गारंटी के देंगे। ये कुछ कर नहीं पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि इनको जो जनता ये जपते रहते हैं, जनता इनको माकूल जवाब देगी इस पर। और विद्वेष फैलाने की समाज में जो कोशिश किया इन्होंने, उसका भी हिसाब जनता करेगी कि मुख्यमंत्री के बयान किस तरह के आए थे। जब उनसे किसी संवाददाता ने प्रश्न किया था कि घुसपैठ का मामला भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है,
तो उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों को कहा था कि बिहार, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, देवघर सभी जगह घुसपैठ हुआ है। अब जिस मुख्यमंत्री को ये समझ में नहीं आया कि घुसपैठ का विषय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर होता है, कोई इलीगली अगर माइग्रेट करके यहाँ आ जाए बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो उसको हम कहते हैं कि वो घुसपैठ है। ये बिहार यूपी के लोगों पर आपका विद्वेष जो समय समय पर आता है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि बिहार, यहाँ झारखंड के बहुत सारे बच्चे बाहर के राज्यों में नौकरी करते हैं। आपके एक बयान से उन बच्चों पर आफत आ सकता है, इसलिए ऐसा बयान कभी नहीं दें जो समाज में विद्वेष फैलाए और बच्चों के लिए चिंता का विषय हो जाए। चलिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन एक आरोप, गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है कि जब जब घुसपैठ पर सवाल उठाए गए हैं, हमारे ही देशवासियों को अलग राज्यों से जो आकर झारखंड में रह रहे हैं उन्हें घुसपैठिए करार दिया गया है। इस पर हम आगे और बहस करेंगे। तो लगातार बहस हो रही है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता जाएंगे। चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अलग अलग पार्टियां अपना खाका तैयार कर रही हैं, घोषणा पत्र तैयार हो रहे हैं, जनता से जो वादे किए जाएंगे उसकी सूची तैयार हो रही है। लेकिन कई मुद्दे हैं जो अब उठकर पूरी तरह से सामने आ रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। अभी हम अपने पैनल के साथ डिस्कशन कर रहे थे तैयारियां क्या है, तो एक घुसपैठ का मुद्दा निकलकर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से और मुख्यमंत्री से जब जब सवाल किया जाता है कि झारखंड में घुसपैठ हो रहा है, उस पर रोकथाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो तुलना बिहारियों से की जाती है। यानी कि बिहार से आकर जो झारखंड में बसे हैं, उत्तर प्रदेश से आकर जो झारखंड में बसे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बटर सिंह देओल जी का रुख करेंगे। बटर जी का एक सवाल, एक गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, लगातार पूछते हैं कि जब जब सवाल उठाए गए घुसपैठ पर, आप लोग कहते हैं कि बिहार से लोग आकर भी बसे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आकर लोग बसे हैं। अपने देशवासियों को घुसपैठिए वाले पंक्ति में जोड़ना कितना जायज और कितना सही है? देखिए आयुष जी, थोड़ा मैं इसका एक बैकग्राउंड दे दूं, फिर इसका आंसर कर। प्रभात जी बोल रहे थे अकलियत के लोगों के बहुत काम हो सकता था, ये मीटिंग नहीं, वो मीटिंग नहीं हुई। और वो ऐसे पार्टी के साथ हैं जिसमें जिसके जो झारखंड के प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा बोलते हैं मुझे मियाँ का वोट दें, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज किया उन्होंने, तो मुझे भूया का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज जी कहते हैं कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चले जाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अली वर्सेस बजरंग बली, 80 वर्सेस 20। तो एक तो ये हो गया। और देखिए एग्जैक्टली आज प्रदीप भैया ने वही बात बोली है जो मैं उस दिन से बोलता आ रहा हूं कि जब बिहार से, यूपी से लोग आके हमारे यहाँ बस रहे हैं, तो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल से लोग आके बस रहे हैं, तो उनको कैसे रोकें? हम तो जान रहे हैं, वेस्ट, आप ही ने कहा ना कि वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं जी। हमको क्या पता कि बांग्लादेश से आ रहे हैं और पकड़े भी गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर से बीएसएफ उनको पार करवा के भेज रही है। वो तो जवाब, अब जब हम बोलते हैं इनको, भाई मैं पहले दिन से आपके डिबेट में बोल रहा हूं कि इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट है इंडिया और फंडामेंटल राइट है। तो जब वेस्ट बंगाल से कोई हमारे स्टेट में घुस जाएगा तो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है क्या कि वो बांग्लादेशी है? कि या मदरसा ज्यादा हो जाएंगे और उन्हीं मदरसा को 10-10 हजार रुपया तनख्वाह बढ़ा देंगे महाराष्ट्र में क्योंकि उनकी वोट वहां चाहिए। यहाँ मदरसों को गाली देते हैं, मदरसों को बंद करने के लिए मतलब विश्वेश्वरा बोलते हैं मदरसों की क्या जरूरत है भाई, बंद करो। और वहीं आप 10,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा रहे हैं उनकी। आपने जो 250 केस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 250 केस को पॉइंट आउट करके हाईकोर्ट में दिया, उस 250 केस की जांच हुई। हमने जो जांच कराई अपने आयुक्तों से उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि हाँ, जिनकी हमने जांच की वो बांग्लादेशी नहीं पाए गए। तो मैं कैसे मान लूं कि जो वेस्ट बंगाल से मुस्लिम आके झारखंड में बसे हैं वो बांग्लादेश से? लेकिन हाईकोर्ट की अगर आप वर्डिक्ट को सुन ले, हाईकोर्ट की ओर से जो बयान सामने आए कि बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है और उन्होंने बकायदा ये नोटिस जारी किया है। उपायुक्तों से सवाल पूछे गए हैं, 6 जिलों के उपायुक्त से, कि आखिरकार आप लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो, अवमानना का केस क्यों ना दर्ज हो। तो आखिर कोर्ट भी मान रही है, तो आप लोगों को मानने में क्यों गुरेज? आप तो ये कह रहे थे और पटल पर आप लोगों के नेताओं ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। बीएसएफ 1400-1500 घुसपैठ हर साल पकड़ता है, बीएसएफ का डेटा है। तो
1400 पकड़ता होगा तो 1400-1500 आते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख आते हैं उसमें से 1% उसने पकड़ लिया। अगर ऐसा कर रहा है तो बीएसएफ और मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि भाई मेरे हाथ में, मेरे बस की बात नहीं है। आप बीएसएफ का ऑफिशियल डेटा निकालिए, वो साल का बोलता है कि 1415 केस हम पकड़ते हैं इन्फिल्ट्रेटर को पूरे साल में, ठीक है। अब पूरे साल में अगर 1500 पढ़ते हैं, मैं मान लेता हूं कि 33% पकड़ते हैं तो 3000 पार हो जाते हैं। तो 3000 से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, असम में जा रहे हैं, झारखंड में आ रहे हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए कम से कम 30-40 लाख लोग चाहिए, तब डेमोग्राफिक चेंज होगी। तो आप नैरेटिव बना रहे हैं डेमोग्राफिक 123% वोटर्स में बढ़ोतरी हो रही है, इससे डेमोग्राफिक चेंज नहीं होता है, आपका ये कहना है? है कि 50, जहां 70-75 लाख की पॉपुलेशन है, वहां 3000 अगर कोई आ जाते हैं तो उससे डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या होता है? आयुष, मुझे समझा दीजिए प्लीज। व्हाट इज डेमोग्राफिक चेंज? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ओपन अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट। नहीं, मैं बाकायदा पूरी तरह से समझता हूं और जनता भी समझती है डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है, तो मुझे डिक्शनरी खोल के जानने की जरूरत नहीं है कि डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है। बताइए क्या है डेमोग्राफिक? कितनी क्वांटिटी से अगर चेंज होगा तब वो डेमोग्राफिक चेंज होगा, मुझे बता दीजिए। नहीं, ये बाकायदा देखिए, इस पर बहस कई बार हो चुका है। आप लोग ये बात मान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, लेकिन इस बात को ढकने के लिए आप बार बार सवाल उठाते हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप मीडिया से ही सवाल पूछने लगते हैं कि आप लोग बताइए, आप लोग इसका साथ दे रहे हैं, आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम बस सच बताना चाह रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए। क्यों नहीं पूछ रहे कि कैसे आगे लाखों लाख लोग अंदर? अगर आप बोल रहे हैं तो ये सब पूछिए। बिल्कुल, मतलब जिनकी जिम्मेदारी हम उनसे पूछेंगे, और आपकी भी जिम्मेदारी, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता से कि बीएसएफ के कैसे आगे, बीएसएफ से पार करके बताइए। वो बोलेंगे जमीन नहीं दी गार्ड करने के लिए, इसलिए आ गए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से भी हम पूछ लेंगे। फिलहाल हम प्रवास खान जी का रुख कर लेते हैं। प्रवास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पे जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, बटर साहब बोले, जेएमएम अगर बोला, अगर मेरा क्वेश्चन पे उनको रिएक्ट हुए तो ये दिखता है। लेकिन वो एक भी चीज़ को जो मैंने क्वेश्चन किया था, मैं फिर फ्रेम कर देता हूँ कि ये बोले इधर उधर की बैठक क्या बोल रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ आया। इसी के लिए मैं बोला कि 15 सूत्री का बैठक नहीं हुआ। इसमें ये, अगर ये वोट की राजनीति करते हैं, अगर ये सिर्फ वोट की राजनीति और सामाजिक न्याय के बारे नहीं सोचते, तो इस तरह का इनका वक्तव्य आएगा। मैं बोल रहा था 15 सूत्री का बैठक क्यों नहीं हुआ? 15 सूत्री का बैठक होता तो अल्पसंख्यक के लिए जो केंद्र से योजना होती वो झारखंड के धरातल पे आती और अल्पसंख्यक इसके लाभ उठाते। मैं उसके बारे में बोला कि 5 साल से क्यों नहीं 15 सूत्री की बैठक हो पाई। मैं वो पूछ रहा था कि 5 साल में आप उर्दू एकेडमी को क्यों नहीं बहाल कर पाए। मैं पूछ रहा था कि आप हज कमेटी या वक्फ बोर्ड को मान्यता क्यों नहीं दे पाए। आप बोले ना कि वोट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने परिवार को इस्टेब्लिश करने के लिए एक अकलियत समाज का जो प्रतिनिधि चुना गया था उसको रातों रात इस्तीफा दिला देते। देखिए, हम सामाजिक न्याय की बारे बात करते हैं, हम उस चीज को चाहते हैं कि सामाजिक न्याय भी हो और राजनीति में भागीदारी भी हो। इसके लिए स्पष्ट हो। मैं तो 3-4 पॉइंट ही अभी बताया कि बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं किया कि इनको ढूंढने में दिक्कत होता है। स्पष्ट होकर बता देते, इधर उधर ही बताएंगे कि हमारा इतना परसेंटेज हम ये डिलीवर कर दिए जनता। टीवी चैनल पे भी तो वही पूछ रहे हैं, रिपोर्टर भी वही पूछ रहे हैं कि भाई आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए। आप रिपोर्ट कार्ड आप कैसे, किस तरह से, क्या जनता को आप भ्रम फैला के बताना चाह रहे हैं कि हम ये कर दिए? क्या कर दिए? धरातल पे क्या उतरा? एक भी एग्जांपल दिखा दीजिए। मैं तो बोला आपको, कोट करके ही बता रहा हूं कि आप 5 साल में मीटिंग नहीं कर पाए साहब। तो ये सब चीज को आप इधर उधर कर लेके अगर कोई इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो अब होने वाला नहीं है। 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है एक मनुष्य का जीवन में राज्य की उन्नति के लिए, लेकिन 5 साल में आप किस तरह से अंधकार की तरफ लेके चले गए, भ्रष्टाचार में आप लिप्त होते चले गए, उसका जनता हिसाब लेगी और ये अच्छी तरह से हिसाब लेगी। आचार संहिता लगा हुआ है, अब आप चुनाव पे जा रहे हैं तो ठीक है ना, लेकिन इसके लिए जनता को स्पष्ट होकर बोलना चाहिए कि हम ये किए हैं। आज आप बता दीजिएगा, आप बोलिए कि हम तो ग्राम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ग्राम गाड़ी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप सिल्ली चले जाए, हमारे माननीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी के विधानसभा, देखिए स्टूडेंट एक्सप्रेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब एग्जाम्पल है जो विजिबल है, वो तो चीज दिखाइए। आप कोई भी चीज को बता दे रहे हैं, भ्रम का मत फैलाइए बटर साहब और कांग्रेस के कमल भाई, आप भ्रम मत फैलाइए, स्पष्ट बताइए। सच है तो दिखेगा। आप न्यूज 11 के चैनल पे बैठे हुए। जी बिल्कुल, हम रुक कर लेते हैं कमल ठाकुर जी का। कमल जी, मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम
आपके विपरीत आया। आप लोगों ने जैसा सोचा था वैसा नहीं आया। छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही हुआ, राजस्थान भी वैसा ही हुआ, हरियाणा में आपने बड़े वादे किए थे और आप तो आश्वस्त भी थे कि लगभग हम जीत रहे हैं। 6,000 रुपए प्रति मतलब हर महीना को प्रति महीने देने का वादा आप कर रहे थे। क्यों भरोसा नहीं हुआ महिलाओं को? मतलब अगर हम देखा जाए तो वोट का अंतर भी अगर देखें तो कई सीटों पर बहुत ज्यादा रहा है। देखिए आयुष जी, पिछले चुनाव में हम लोग 31 सीट जीते थे हरियाणा में, इस बार 37 सीट जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता का विश्वास मेरे ऊपर नहीं बना है। ये जरूर कर सकते हैं कि सत्ता मेरे पास नहीं आई, लेकिन जनता का विश्वास तो मेरे ऊपर पूरी तरह से है। रही बात आपने एक प्रदीप भैया ने बोला कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि डेमोग्राफी जो है बिहारियों से नहीं डेमोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं, प्रदीप जी मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा जमशेदपुर में भी घुसपैठ है, बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं, ये शब्द का इस्तेमाल तब तो इनको याद कर लेना चाहिए डोमिसाइल। और आज जो वर्तमान इनके भूतपूर्व जेवीएम के फाउंडर और अभी वर्तमान में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने जो करके यहाँ गया उसका परिणाम आज तक राजभोग क्या करके गया बताएं दर्शकों। डोमिसाइल का जो युद्ध हुआ था, महाभारत की जो परिस्थिति, क्योंकि मैं उस युद्ध को देखा हूं, क्योंकि मैं एचईसी में रहने वाला आदमी हूं, मैं उसको महसूस किया था कि इस राज्य को अगर किसी ने गड्ढे में ढकेलने का काम किया तो वर्तमान इनके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। आप किसी के बातों पर जाते हैं और जो सच में करा दिया उस पर बहस नहीं हो पाता है। रही बात, ठीक बात बरतर जी ने कहा कि घुसपैठ मुद्दा है। मैं हमेशा कहता हूं कि घुसपैठ भारत के लिए नासूर है जी, कहीं से भी आवे, वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो। बांग्लादेश पर तो हम उंगली उठा लेते हैं, लेकिन चाइना हमारे देश में घुसकर गांव बसा लिया, उस पर तो बहस नहीं करते हम। तो लेकिन उसके बाद भी सच्चाई ये है कि अगर घुसपैठ का सवाल उठता है तो गृह मंत्री पर अविश्वास पैदा होता है जी, कि आखिर बीएसएफ को आपने क्या सीख दिया है कि घुसपैठ कराओ, मुझे चुनाव में जाना है, इसको बहस का मुद्दा बनाना है। बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा है देश में और राज्य में रोजगार कैसे बढ़ेगा जी। बहस का मुद्दा है कि देश की जनता को शिक्षा कैसे मिलेगी। आप कह रहे हैं कि घुसपैठ बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा नहीं, नहीं बहस का मुद्दा अगर तो बाहरी आकर बहस का मुद्दा है तो सवाल तो गृह मंत्री पर बनता है जी। घुसपैठ जो है राज्यों का आदान प्रदान नहीं है, घुसपैठ एक देश से होता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब कि आप उसको सही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आप केवल ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अंदर में, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सवाल बनता है केवल गृह मंत्री पर। आपने घुसपैठ का मुद्दा उठाया प्रदीप जी, कई गंभीर आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगा दिए गए। कहा जा रहा है कि घुसपैठ अगर झारखंड में हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इन तमाम सवालों के जवाब आप दें। जिस सत्ता में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 10 सालों से है जी, बाकी के समय तो इन्हीं का कार्यकाल रहा, तो हिसाब किताब तो पूछा जाएगा ना इनसे भी कि 10 साल का ही बता दीजिए भैया, थोड़ा सा 10 साल का आंकड़ा बता दीजिए। कमल जी आपके बीच में नहीं, बातें रखने दीजिए, जवाब सुन लेते हैं। और इन्होंने कहा कि चाइना घुस गया, उस पर कुछ नहीं बोलता है। अक्साई चीन किसने दे दिया था? 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। आपके जो परम प्रिय नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि एक घास का तिनका भी नहीं उगता, चला गया तो चला गया। तो कैसे कैसे कारनामे किए हैं, इसलिए मुंह ना खुलवाया जाए। लेकिन मैं चूंकि राज्य का विषय पर चर्चा हो रही है तो इधर उधर जाने के बजाय मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आपको भट्टर जी ने कहा कि डिक्शनरी खोल के देख लीजिए इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो वो डिक्शनरी अपने उपायुक्तों को अगर दे दिया होता उन्होंने, जब वो एफिडेविट कोर्ट में दे रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का पक्ष आ गया होता, उनको डांट नहीं खानी पड़ती कोर्ट से। और एक गंभीर विषय आपको बताता हूँ, इस सरकार की नाकामियों की फेहरिस्त गिनाता हूँ आपको। कि पहले सरकार कहती थी कि बाबूलाल मरांडी का जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था, वो विधानसभा अध्यक्ष न्यायालय जी, तब वो कहती थी चूंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए हम कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाए। सूचना आयुक्तों को लेकर, उसके अलावा लोकपाल को लेकर, या महिला आयोग का विषय हो, तो आप देखें कि जो महत्वपूर्ण आयोग है, जहां महिलाओं को भी आस होता है, जहां पर लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण की शिकायतें दूर की जाती हैं, उन पदों पर इन्होंने नियुक्ति नहीं की। जबकि हमने 2023 के अक्टूबर महीने में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में कई दफा सरकार से पूछा गया कि आप सूचना आयुक्त की नियुक्ति कब करेंगे।
30-30 हजार मामले पेंडिंग है, जी 20-20 हजार मामले महिला आयोग में पेंडिंग है, सिर्फ आवेदन जमा हो रहा है, कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही। सही। तो सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, उनका सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा बकाया है। बिल्कुल, हम सवाल का जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर, बिल्कुल। अब आप पूछ लीजिएगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि 1,36,000 करोड़ का जो हिसाब मांगा जा रहा है हमसे, हम तो 10 वर्षों से सरकार में है, बाकी का कार्यकाल तो इनका था। और जो बात आती है कि अब 60,000 करोड़ का इंटरेस्ट हो गया, तो ये आखिर किसके कार्यकाल में हुआ? शिबू सोरेन भी कोयला मंत्री रहे, उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए उस पैसे को वापस लाने के लिए? तो जहां तक प्रयास का बात है, अगर जब 1996 में 1991 में जब इनकी सरकार बनी थी नरसिम्हा राव जी की, तो एक अवसर था झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कि वो बार्गेनिंग के तौर पर अलग राज्य भी करवा लेते और बकाया पैसा भी मांग सकते थे, लेकिन पैसा मांगने के बजाय अपने अकाउंट में पैसा मांगा। तो इन लोगों का चरित्र समय समय पर उजागर होता रहा। चलिए, बिल्कुल आपने गंभीर सवाल उठाए और गंभीर आरोप भी लगाए, तो जवाब ले लेते हैं। बटर जी, बीजेपी का आरोप है कि जब 2023 में ही अक्टूबर में सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल गया था, तो आयोग को लेकर कोई काम क्यों नहीं किया गया? आयोग में अध्यक्ष पद की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? और उस कारण अभी भी कई मामले लंबित हैं, आवेदन जा रहे हैं, लेकिन निपटारा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि एक प्रदीप जी भैया ने कहा कि 10 साल खाली हमारी सरकार रही, उससे पहले दूसरी सरकार। जी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले से जो घुसपैठ हुआ उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो 5 साल पहले तो रघुवर दास की सरकार थी, 5 साल चली है ना, अच्छी चली, तो उस समय तो इनको याद नहीं आया। ये बातें कब से उठने लगी आयुष? जब से ये लोकसभा में 400 पार का नारा फ्लॉप हो गया, हवा निकल गई उस बलून से, और ये 240 पे आके बैसाखियों के सहारे आ गए। जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राजमहल से विधायक अनंत ओझा दी हर बार जितने भी सत्र हुए, हर बार उन्होंने ये घुसपैठ का मुद्दा उठाया है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है संथाल में, और हर बार उन्होंने इस सवाल को और इस बात को पटल पर रखा था। ये कुछ नया नहीं है। आयुष जी, अपने सरकार से भी सवाल जी, पूछा था। अपने सरकार से भी उन्होंने सवाल पूछा था रघुवर दास के कार्यकाल में। क्या था रघुवर दास जी तो ले सकते थे। हमसे जो सवाल आप पूछ रहे हैं, पहले ये बता दीजिए कि रघुवर दास ने क्यों नहीं एक्शन लिया उस पर? वो तो प्रदीप जी बोल ही रहे हैं ना कि हमारे तो 10 साल हुए, उससे पहले से आ रहे हैं। इसका मतलब जब से झारखंड बना 17-18 साल इनकी सरकार, 17 साल हमारी, तो ये 17 साल में इन्होंने क्या एक्शन लिया? एक भी बता दीजिए कोर्ट में एफिडेविट, या एक भी पहचान, या एक भी बांग्लादेशी को पकड़ के इन्होंने बाहर भेजा हो, बता दीजिए। मैं बोल लूंगा कि हाँ ठीक है, हमको भी करना चाहिए था, हमसे नहीं हो पाया। आप उनसे पूछ लीजिए कि कितने बांग्लादेशियों ने उनको पकड़, और रघुवर दास जी ने क्या एक्शन लिया कि, और मोदी जी ने लाल लाल आके किसको दिखाए 36 इंच का 56 इंच का सीना। और दूसरी बात, अभी ताजा उदाहरण मैं बताता हूँ, जो कमजोर है बीजेपी उसी को डराती है, जो कमजोर है बीजेपी उससे डरती है जो उससे ज्यादा ताकतवर है। जैसे चाइना को वो कुछ नहीं बोल सकते। आज क्या हुआ अमेरिका को देखिए, कनाडा के डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि कनाडा उतनी उसकी स्टेटस नहीं है हमारे यहाँ। बट अमेरिका में सेम, जब अमेरिका ने आरोप लगाया कि आपके रॉ के एजेंट्स एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग में इन्वॉल्व थे, तो कल एक रॉ एजेंट को इंडिया में गिरफ्तार किया गया, उसे रॉ से निकाला गया, विक्रम यादव को, और एक टीम जवाब देने के लिए अमेरिका गई है। क्यों नहीं अमेरिका के राजदूत को आपने निष्कासित कर दिया देश से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पे आरोप लगाने की? कनाडा का कर दिया, बट अमेरिका से डरते हैं, तो अमेरिका में वहां खुद जाना पड़ा कमेटी लेके कि बताने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जो जिनसे डरते हैं उनके आगे कुछ नहीं बोलते। इस समय तो बोलिए आप, राष्ट्रीय विषय, अंतर्राष्ट्रीय एक्सटर्नल अफेयर के एक्सपर्ट हैं बटर साहब, अच्छी बात है। मैं सुन रहा था, मैं पूरी बात सुन रहा था बटर सिंह देओल जी की, हम पूरी बात सुन रहे थे और आप सभी सुन रहे थे, दर्शक नहीं वही बोल रहा था। हम जब झारखंड की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि झारखंड में चुनाव होने वाला, आयुष आप एक्सटर्नल अफेयर के एक्सपर्ट के तौर पे अगर बोल रहे हैं, एक मिनट प्रवाजी मैं बात रख रहा हूँ। आप सरकार के बारे में कह रहे थे, किसी पार्टी का विषय नहीं है, हमारे देश का विषय है बटर जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश से डर गए, उस देश से नहीं डरते हैं? ये तो सरासर गलत है। आपको पार्टी सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। छवि हमारे देश की बिगड़ेगी बनेगी ना, उस पर बात करते हैं। मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, 2000 मुसलमान मारे जाते हैं, तब छवि देश की नहीं बिगड़ती। टाइम्स मैगजीन में छपता है डिवाइजर इन चीफ, तब छवि नहीं बिगड़ती।
आज छवि बिगड़ने लग गई, आज नेशनलिज्म मुझे सिखा रहे हैं। और जिस पार्टी हम आयोग पर बात कर रहे थे, एक मिनट स्टेट इशू पर हम बात करते हैं। हम आयोग पर बात कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष सदन को मिलने के बाद भी आयोग में अध्यक्ष पद की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई। और सवाल यह था कि जब इतने मामले लंबित पड़े हुए हैं, क्या एक्शन लिया गया सरकार की ओर से? इस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को अभी तक स्पीकर ने वो ओहदा दिया ही नहीं ऑफिशियली। क्या बात कर रहे हैं आप? अमर बावरी जी को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा नहीं मिला, आप क्या बात कर रहे हैं बटर जी? मरांडी जी का बोल रहा हूं, जब से मैं तो बात कर रहा हूं ना कि 2023 अक्टूबर के बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल गया, उसके बाद से अब तक सरकार ने क्या किया, उस पर जवाब दे दें। लास्ट में मिला ना, बैक एंड ऑफ द टेन्योर में मिला। आप कहते हैं, आप खुद कहते हैं कि आखिरी वक्त तक काम करना है। जो उधर 13 महीने का वक्त बचा था नेता प्रतिपक्ष मिलने के बाद, उन 13 महीनों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दोनों बात आप खुद कह रहे हैं। हमको प्रायोरिटी लग रहा है जनता का, जिससे ज्यादा भलाई होगा, हमको लगा उससे ज्यादा भलाई होगा तो हमने किया। महिला आयोग को अध्यक्ष मिलने से जनता का भला नहीं होगा, महिलाओं का भला नहीं होगा, यह आप कहना चाह रहे हैं? भला हम कर ही रहे हैं। हमें जो लगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम कर रहे हैं। आप ज्यादा आपके बोले हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बटर साहब 57% महिला पंचायत में चुनाव जीत के आई है, उसके बावजूद महिला आयोग नहीं है। कहने पे नहीं डिसीजन, हजारों मामला लंबित पड़ा हुआ है और आप बोलते हैं आधी आबादी के लिए जो अच्छा लगा। आप राजनीतिक फसल के लिए, सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आ सकते हैं, लेकिन महिलाओं के मूल। आखिरी कमेंट रखें। मैं वही बोल रहा था कि ये सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आ सकते हैं, लेकिन आधी आबादी के बारे में इनका ख्याल ही नहीं है। आज महिला आयोग नहीं है, हजारों आवेदन पड़ा हुआ है, उसके लिए नहीं है। अभी देखिए, आप जेएमएम के प्रवक्ता स्पष्ट बोल रहे थे हमें जो फायदा लगा हम वो किए। मैं तो बोला कि ये सत्ता में, जिस तरह से सत्ता के नशे में ये चूर थे, अब भ्रष्टाचार इनके लिए, अब ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जी रहे थे। इनको फायदा लगा कि हमको भ्रष्टाचार करके धन जमा करना है, वही कर रहा था ये सरकार। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, ये आयोग का गठन नहीं कर पाई, इसलिए सरकार ने, ये अयोग्य सरकार है, ये अयोग्य सरकार। चलिए, गंभीर आरोप और बहस कई हैं, कई मुद्दों पर बहस बाकी है। हम कमल ठाकुर जी का रुख कर लेते हैं। एक फाइनल कमेंट कमल जी। देखिए, अब तो चुनाव का बिगुल बच जी, गया है। पुरानी बातें क्या है वो जनता देख लेगी। नए वादों के साथ अगर पार्टियां जाएंगी, फिर भ्रम फैला रहे हैं, नए वादों के फिर साथ भ्रम फैला रहे हैं, पुराना मैनिफेस्टो के बारे में बताएं। नहीं, ये आयुष इस तरह से ऑनियर नहीं, आप जो बात कर रहा हूं, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। प्रवास जी, ऑनियर मत कीजिए, नया घोषणा, प्रवास जी चलिए, घोषणा पत्र आएगा, नए पुराने वादे सब सामने आ जाएंगे। एक मुस्लिम जब घोषणा पत्र आएगा, नए पुराने वादे सब सामने आ जाएंगे। बीच रोड में गोली मार दिया, एक मुस्लिम बीच रोड में गोली मार दिया अखिलेश समाज में, अभी हुआ था क्या झारखंड में? आप अखिलेश की बात करते हैं, आप पूरे भारत कितने में इंसाफ दिए? टिकट कांग्रेस को प्रवास जी सुन लेते हैं, आखिरी वक्त बचा है। देखिए, इतना खूबसूरत बहस हुआ है, हम कई और मसलों पर बात करेंगे, लेकिन एक आखिरी कमेंट लेते हैं। आयुष जी, मैं आग्रह करता हूं आंसू के भाई से कि बीजेपी से आग्रह कर दे कि पूरे भारत में एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को टिकट दे दे। चलिए, जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप जी, जवाब दें इस सवाल का। देखिए, इनको शायद पता ना हो, अभी वहाँ जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए जी, वहाँ हमारे एक प्रत्याशी जीते हैं जी, इसलिए ये आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करना और सिर्फ होल सोल प्रोप्राइटरशिप दिखाना कि जो मुस्लिम समाज के लोग हमारे ही साथ हैं, तो इनको सेल्फ अच्छा, अभी तो चुनाव है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े को फांसी क्या। जवाब सुन लेते हैं, वक्त की कमी है। आराम से भैया, अरे आराम से, परवाज जी को आराम से कर देते। कमल जी, आखिरी वक्त है, जवाब सुन लेते हैं जी। प्रदीप जी, मुस्लिम समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति देना हो या उनकी पढ़ाई के लिए किस तरह से फैसिलिटेट करना हो, ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। और ये कह रहे थे कि नहीं, मुस्लिम मदरसा को लेकर जो ऐसा किया जा रहा है, देखिए, मैं स्पष्ट कहना है प्रधानमंत्री जी का कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो जी, ताकि आधुनिक शिक्षा का भी लाभ उठाएं और जो उनको अपना धार्मिक शिक्षा लेना है वो भी लें। तो हम इस तरह से विकास चाहते हैं, धर्मांध मत बनाइए किसी को आप। बिल्कुल। तो कई वादे हैं, कई दावे हैं। आगामी 28 दिनों में विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। लगभग अब अलग अलग गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका भी तैयार हो गया है, लेकिन अब वक्त है दावों का, वादों का,
मुद्दों का राजनीतिक दल किन किन बातों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता इन पिछले 5 सालों में सरकार के काम से कितना खुश है, कितना नाखुश है, यह तो खैर 23 नवंबर को पता चलेगा। हम एक बार फिर धन्यवाद कर दे अपने अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कमल ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। बटर सिंह देओल जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। बटर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। प्रवास खान जी आजसू से जुड़े हुए थे। प्रवास जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां पूरी तरीके से चल रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।